हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 14A के डिसअलाउंस को लेकर के है। सेक्शन 14A ये कहता है कि यदि असेसी कोई एग्जेम्प्ट इनकम अर्न करता है और उसको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में एग्जेम्प्ट क्लेम करता है तो उस इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस असेसी को अलाउ नहीं किए जाने चाहिए। साथ ही साथ सेक्शन ये भी कहता है कि यदि असेसी ने कुछ एक्सपेंसेस सुमोटो डिसअलाउ किए हैं या असेसी का ये कहना है कि उस एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए असेसी ने कोई भी खर्चा नहीं किया, तो असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 14A रूल 8D के मुताबिक डिसअलाउंस करने से पहले जो असेसी ने अपने एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं, चाहे वो नील ही क्यों ना क्लेम किए हों, एसएससी के क्लेम को ये बताना होगा कि एसएससी का क्लेम जस्टिफाइड नहीं है। यदि असेसिंग ऑफिसर खाली एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट से ये कहता है कि एसएससी ने जो एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं वो सही नहीं है, तो क्या ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर रूल 8D डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है? यही इशू बेंगलोर आईटीएटी की बी बेंच के सामने एक केस मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये केस 127 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 623 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व हैं 14-15, 15-16, 17-18 और 18-19। असेसी को सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस स्क्रूटनी के लिए इशू किया गया था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि असेसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर और म्यूचुअल फंड्स के अंदर की हुई है जिसके ऊपर असेसी को डिविडेंड रिसीव हुआ है और असेसी ने उस डिविडेंड इनकम को सेक्शन 10 सब सेक्शन 35 के अंदर एग्जेम्प्ट क्लेम किया हुआ है। असेसी ने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे वो कंपनीज एक्ट 1956 के मुताबिक बनाए हुए थे और जो असेसी ने जब अपनी कंप्यूटेशन बनाई तो असेसी का ये कहना था कि इस इनकम को कमाने के लिए, इस डिविडेंड को कमाने के लिए असेसी ने कोई भी खर्चा नहीं किया है। असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जैसे कि सैलरी, रेंट, ऑडिट फीस जो कि असेसी ने इस एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किए हैं और असेसिंग ऑफिसर ने खाली ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देते हुए कि असेसी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस तरीके से मेंटेन नहीं किया कि इस एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड खर्चे कैलकुलेट हो पाए, ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देते हुए असेसी का रूल 8D के अंदर डिसअलाउंस किया और सेम डिसअलाउंस को सेक्शन 115JB जो कि मैट की कैलकुलेशन होती है उसके लिए भी एड बैक किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने इस डिसअलाउंस को एग्जेम्प्ट इनकम तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। असेसी का ये कहना था ट्रिब्यूनल के सामने कि असेसिंग ऑफिसर ने रूल 8D को अप्लाई करने से पहले प्रॉपर सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं की, खाली एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देते हुए बिना सब्सटेंटिव एविडेंस के रूल 8D अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के फैक्ट्स ये कहते हैं कि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 14A रूल 8D को लगाने से पहले ही ये डिटरमिन कर लिया था एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट के द्वारा कि एसएससी के ऊपर रूल 8D लगना चाहिए और डिसअलाउंस के क्लेम को वर्कआउट करने से पहले ही असेसिंग ऑफिसर रूल 8D को असेसिंग ऑफिसर ने लगा दिया था। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि एक जर्नल ऑब्जर्वेशन कि असेसी ने कोई ना कोई खर्चे इस इनकम को कमाने के लिए किए हैं वो एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं है। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की बुक्स के अंदर कोई भी एरर पॉइंट आउट नहीं की है और बाकी सारे अकाउंट्स को एक्सेप्ट किया है। तो ऐसे केस में जो 14A सबसेक्शन 2 है जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर को ये पावर है कि असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउंस कैलकुलेट कर सकता है, उसकी जो प्री कंडीशन है कि जो एसएससी ने जो क्लेम किया है उसको गलत प्रूव करना है, वो असेसिंग ऑफिसर ने नहीं किया।
खाली एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट के द्वारा एसएससी के क्लेम को खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भी रूल 8D असेसिंग ऑफिसर ने लगाया था उसको ट्रिब्यूनल ने क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 623 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।